सरस्वती माँ बंदन नमन समर्पण। कंप्लीट सिलेंडर। माँ ही पूजा, माँ ही शाश्वत, माँ ही समृद्धि, माँ ही जिंदगी। सरस्वती, सार प्लस स्वती। सार मतलब ब्रह्मांड, स्वती मतलब भीतर। पूरा ब्रह्मांड हम सबके भीतर। वरुदेवीना वादने वरुदे प्रिय स्वतंत्र नभ नबल कंठ नभ भादनी वरुदे बीना वादनी वरुदे। मानो तो देव न तो पत्थर। इसीलिए दुनिया कहती है भारतीय आध्यात्मिकता, सनातन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता मनोरम है, सर्वधर्म संभव है, वसुधैव कुटुंब है, सार्वभौमिकता है। विवेकानंद का दर्शन वही कहता, गुरु गोविंद गुरु नानक का संपूर्ण जीवन और चरित्राचरण उसी बिंदु पर जाके रुक जाता है। बुद्ध भी बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। शब्दों का एकाकीकरण एक ही है, प्रेम का। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय। संपूर्ण मानव का कल्याण, जीव का कल्याण, सबका कल्याण, पड़ोसी का, परिवार का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना हम छोड़ दें, ईश्वर पराधीन हो जाए और ईश्वर पर छोड़ दें। हमारी नियति, हमारा नियत बिल्कुल ईश्वर के अनुरूप हो, हमारा चरित्र ईश्वर के अनुरूप हो। माँ वादिनी वीणा। सारे छात्रों को का कल्याण हो और हर तरह की बुराई संकट से ईश्वर उन्हें दूर रखे। मेरा आग्रह है, यदि आप सही माने में सरस्वती पूजा आप करते हैं तो आप ड्रग्स से, स्मैक से, व्हाइटनर से, सोल्यूशन से, नशा से, किसी भी तरह के बुराइयों से आप दूर रहें। अहंकार आपके जीवन में प्रवेश ना करे। आप सबसे प्रेम करें। प्रेम अथाह है, प्रेम निराकार है, प्रेम का कोई भाव नहीं। प्रेम शोषण के रास्ते नहीं चलता। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है, एक ऐसी फीलिंग है जो एक दूसरे की इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। इसीलिए आप सबको बधाई, हृदय की गहराइयों से। पूरे बिहार और देश में जो लोग भी आज माँ सरस्वती की वंदना कर रहे, उन सबको बधाई। मैं आज नहीं आ पाया, हमारी मीटिंग है, खाद को लेकर, ड्रग्स को लेकर, दवाई को लेकर। मुझे बम्बई जाना है, कल हम त्रिवेंद्रम में थे इसी फर्टिलाइजर के इश्यूज को लेकर। कल मैं आ सकता हूं, हो सकता है रात में। मैं आपके पास सुबह सुबह क्यों आया? मैं आपसे यह कहने आया, डीजी साहब, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी, मैं आपकी इज्जत करता हूं।
लेकिन ईमानदारी का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ना लें। मैं जानता हूं कि आपको कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति को किसी कुर्सी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित कर लिया जाता है, सामाजिक कारणों से यदि आप प्रभावित या हम हो जाते हैं, या किसी को खुश करने के लिए या किसी जातीय आधार पर या सामाजिक आधार पर, तो वो भी हृदय से बेईमानी है। ईमानदारी का मतलब है होल आचरण, चरित्र से ईमानदार हो। आपसे बहुत अपेक्षा है, उम्मीद है, और मुझे तो बहुत उम्मीद है। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हम अभी हैं। शायद भगवान को जो मंजूर है वो कर ले। सर्वश्रेष्ठ तो वही है, जन्म तो वही दिए हैं, तय उन्हें ही करना है, अच्छा भी बुरा भी, अच्छा हो तब भी बुरा हो तब भी। आपसे आग्रह है कि एक नहीं कितने बार एसआईटी गठन हुआ, याद करिए। इसके पहले कई सेक्स रैकेट हुआ, कितने एमएलए एमपी को सजा हुई बलात्कार के केस में, कितने एमएलए एमपी मंत्री पदाधिकारी के शिकार होते हैं रसूख और पैसे के कारण। जनता उन्हें ही वोट देती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जनता दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ शासन ही दोषी है, प्रशासन ही दोषी है। सीतामढ़ी में क्या क्या बातें करते हुए नहीं सुनी गई, लेकिन जनता ने वोट दिया। इस तरह कितने बच्चियों का शोषण एमएलए के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, औरतों का शोषण, वकील का शोषण, जज बनाने के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर। सब कुछ पूरी दुनिया देखती है, लेकिन समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा, जब मणिपुर की बलात्कार, जो 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से नंगे करके बच्चियों के साथ बलात्कार जातीय आधार पर मत्तो और कुकी के झगड़े में हुआ और देश मौन रह गई, सिस्टम मौन रह गया और हमारी सरकार कुछ नहीं की, तो इस कंट्री में कुछ भी संभव नहीं। और तब जब पूरी तरह पश्चात सभ्यता भारत और बिहार पर हावी है, ड्रग्स स्मैक का पूरा खेल हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे बच्ची के द्वारा किया जा रहा है। हम इस्तेमाल होने लगे, पैसे के कारण ड्रग्स को बेचना, अन्य जगह ले जाना। जब हम गलत मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ पैसे के लिए यदि हम रसूखदार लोगों के पास किसी न किसी गलत आदतों और काम के लिए जाएंगे, तो हम शिकार तो होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह दोषी आप हैं, लेकिन यह बात तो सही है ना कि डर नाम की चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। यही वक्त था डीजी साहब, आपको और हमारे भाई जो हमारे से छोटे हैं, हम भी शकुनी चौधरी साहब को पिता के नजरिए से देखते रहे। आज उन्हें हीरो बनने का पूरा मौका था, बन सकते थे। मेरा कुछ भी नहीं कहना है, मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी एसआईटी की जांच हुई, कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। आपको याद होगा, बाढ़ के विधायक लोगों का बेटा एक बलात्कार केस में बच्चियों के साथ शोषण में फंसे थे। बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो केस दब गया, वो केस नहीं चली। एक होटल में बड़े बड़े मेयर, बड़े बड़े लोग सेक्स रैकेट में फंसे थे, जेल गए। क्या हुआ? इस तरह
एक घटना तो है नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। अभी आपको याद होगा डीजी साहब, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के लड़के ने गोली चलाई और वो गोली चलाने के बाद हाय तौबा मचा, बोरिंग रोड पर भी गोली चलती रही, लेकिन वो केस दब गया और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटा होने के नाते वो जेल भी नहीं गए, जबकि वो पुलिस पदाधिकारी पर गोली चला। याद कीजिए इंडिगो के चेयरमैन रमेश रितेश एंड इंडिगो का जो कि चेयरमैन की जो हत्या हुई थी, रुपेश छपड़ा का, उस बच्चे की हत्या हुई थी। मैंने बहुत चिल्लाया था, मैंने बहुत बात की थी, लेकिन उसका प्रतिफल क्या निकला। आप एसआईटी जांच किए, एसआईटी जांच में आपने रोडवेज की बात कह दी, कथा हो गया। एसआईटी जांच में आपने सब कुछ दिखा दी, आपने बड़ा बड़ा पुरस्कृत भी कर दिया, लेकिन 3.5 साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दी। ना तो आपने कोई हथियार दिया, ना तो कोई सैंपल दिया, ना कोई गवाही दी। तो फिर रुपेश की हत्या किसने की? मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं रुपेश की हत्या को लेकर, या हाईकोर्ट की रुपेश की जब बड़ी हो गया तो फिर हत्या किसने की? कोई ना कोई तो हत्या की या करवाया, उसमें सत्ता के बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तब भी कहा था कि बड़े बड़े पदाधिकारी जिनको लड़कियों का शौक था और जो इंडिगो या अन्य जगहों से लड़कियां परोसी जाती थी, लगभग सत्ताधारी दलों के साथ उनके रिश्ते थे। उनकी पत्नी को डरा दिया गया, मुंह चुप करा दिए गए कि तुम बर्बाद हो जाओगी, बदनाम हो जाओगी, तुम्हारे हस्बैंड का करतूत गलत था। पत्नी चुप हो गई, डर के कारण पत्नी बोल नहीं पाई। मेरा सीधा सवाल है, एसआईटी की जांच आप तब ने की, आपने उस एसआईटी के जांच में सारे केसेस को बंद और खत्म कर दिया, आपने गुनाहगारों को बचा लिया। मेरा सवाल यहीं पर है कि इसमें कौन कौन लोग हैं? हॉस्टल, आपका थाना और डॉक्टर। मैं कई बार कहता हूं कि डॉक्टर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, किसी को भी मेरी बात बुरा ना लगे, मैं हमेशा 90% लोगों की बात करता हूं, 95 गलत लोगों की बात करता हूं, 5%, 2% हर विभाग में, हर समाज में अच्छे लोग या भले लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। डॉक्टर भी 1%, 2% अच्छे हैं, महा अच्छे भी लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि हॉस्टल गलत है, लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी हॉस्टल गलत। 2, 4, 5 ऐसे भी हॉस्टल हैं जो परिवार के लोग मिल के चलाते हैं। 2%, 4% ऐसे हॉस्टल हैं जहां पत्नी बेटी सब मिल के चलाते हैं। जहां परिवार का माहौल है, जहां औरतें इन्वॉल्व है, वो हॉस्टल तो अच्छा है। लेकिन जहां पर सिर्फ पुरुष इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानता कि वो सामाजिक शिकार नहीं होता। मैंने पहले भी, याद होगा आपको, कटिहार के होम सेंटर की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे, सभी लोगों ने हम पर उंगली उठाया था और क्या निकला? लगभग होम सेंटर में बच्चियों के साथ लगातार शोषण, छोटे बच्चियों की जेल में वार्डन और जेलर के द्वारा लगातार शोषण, पटना में भी आपको याद होगा। तो ये लड़कियां कहां जाती? बार बार ये सवाल उठता है कि लड़कियां नेताओं के घर में, मंत्रियों के घर में जाता है। क्या हम आज तक इस बात को देख पाए? हम एक ही बात कहते हैं कि एसआईटी जांच क्या सही है? क्या एसआईटी सही निर्णय लेती है? क्या उनकी हिम्मत है अपने आका के बगैर कोई निर्णय लेने की? क्या एसआईटी आप इस पर जाएंगे? क्यों, क्या कारण है? आप बार बार जहानाबाद से एंगल क्यों जोड़ना चाहते? ड्रग्स खरीदे, आप 1 तारीख से के पार्टी से क्यों नहीं? जब मैं आपको आज 20 सालों से कह रहा हूं कि लगभग ऐसे हॉस्टल, चाहे वो
कंकर बाग हो, गर्दनी बाग हो, महेंद्रू हो, चाहे पटना के या बिहार के किसी भी हिस्से में हो, चाहे बोरिंग रोड हो, जहां जाइएगा वहां पर हॉस्टल के अंबार है। क्या कारण है कि आपने हॉस्टल को मानक तय नहीं किया। आप कितने ऐसे हॉस्टल हैं जिनको पास कागजात है। कुछ हॉस्टल वाले आपसे कहते हैं लाइसेंस दे दो, आप नहीं देते। 2 थाने में 5-5 हजार हॉस्टल, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? गरीब लोग 60 सालों से कहीं रह रहे हैं, कहीं नदी पर, कहीं नाले पर, कहीं सड़क के किनारे, आप उस पर बुलडोजर चलवा देते हो क्योंकि आपको उनकी जमीन माफियाओं को देनी है। उनका सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन करोड़ों अरबों रुपया का, मैं मनीष रंजन का जिक्र क्यों करता हूं? मनीष रंजन मात्र कोरोना के समय 12,000 रुपया कमाते थे। 12,000 कमाने वाला व्यक्ति कोरोना और इतने बीच में 100-200 करोड़ के मालिक, मोटे मोटे चेन का मालिक कहां से हो गया? उन्हें एक एक्स एमपी के साथ कोरोना में गैस सिलेंडर का काम करने का मौका मिला। लगातार कभी गया के रसूखदार लोगों के साथ उनको बचाने का प्रयास, कभी पटना के विधायक के बेटे, कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता और मैं लूंगा भी। लेकिन कौन कौन ऐसे लोग हैं? गया से क्या सरोकार मनीष रंजन का रहा, जहानाबाद से क्या सरकार, नालंदा से क्या सरोकार रहा, पटना से क्या सरोकार रहा। मैंने कई बार कहा कि क्या आप इस एंगल पर काम क्यों नहीं करते? ये जो पार्टियां चलती है बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में, उनमें कौन लोग होते हैं? या तो पदाधिकारी के बेटे होते हैं, पदाधिकारी और नेता होते हैं, या नहीं तो इन लोगों के बच्चे होते हैं, या फिर पैसे वाले लोग होते हैं। ये पैसे वाले लोग 14 साल 17 साल आपने देखा होगा, बीजेपी के एक नेताओं के द्वारा लिस्ट जारी है कि हम कितने लेंगे, 30,000 में क्या करें। हमारा सवाल सीधा है, हमारी बच्ची गलत नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची को सामाजिक चकाचौंध में दिखा करके उनका शोषण किया जाता है। क्या 1 तारीख की घटना नहीं है? क्या इस चुनाव में सैकड़ों 17 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को आंख में धूल झोंक करके परोसा नेता को नहीं गया? क्या ये नेता लोग सही हैं? जो नेता होटल में रहते थे, क्या उस होटल की जांच आप करेंगे? क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज, पटना में जितने नेता जिन जिन होटल में रहे हैं, मैं चाहूंगा उस 1 से 2 महीना के अंदर उन होटल के रूम के गली का और उस होटल के लॉबी का और लिफ्ट से जहां जाता है और लिफ्ट से निकलता है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको हिम्मत है? जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं आप खूब दीजिए, लेकिन मेरी बात को भी तो स्वीकार करिए। गाली दीजिए, मां बहन करिए, जो मन में हो बकिए, लेकिन हमारी बात को स्वीकार करिए। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। हॉस्टल के मालिक, आपको पता है, ना मैं मरने से डरता हूं और ना मैं खीखर भोकी से डरता हूं। मैं दुनिया में किसी भी पीएम सीएम से नहीं डरता। जो मन में आवे कर लीजिए। मैं मरना, मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं किसी हॉस्टल या हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन क्या बुद्धा हॉस्पिटल की चर्चा ना करूं, प्रभात की चर्चा ना करूं? ये सतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, किसके आका के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी? कहां गायब हो गए? क्यों उस प्रभात डॉक्टर का नाम इतना नीचे किया गया? वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे, हम प्रभात जी का सम्मान करते थे। एक और प्रभात है जो पैथोलॉजी चलाते हैं, मैं उनकी महान इज्जत करता, लेकिन मैं सतीश की इज्जत करूं, ये कैसे संभव? आप हमें बताएं, कौन है ये अभिषेक डॉक्टर? उसकी चर्चा बार बार मैं करता हूं, लेकिन उससे पूछताछ नहीं होती। ये बुद्धा हॉस्पिटल में मनीष रंजन का क्या शेयर? मनीष रंजन को 19-18 हॉस्टल कहां से आए?
मनीष रंजन ने जबरदस्ती इस जमीन पर कैसे बनाया? क्या ये जमीन मनीष रंजन की है? सम्राट बाबू, आपको बहुत आगे बढ़ना है। हमारी दुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िए, लेकिन क्या आपका बुलडोजर इन नाजायज हॉस्टल और हॉस्पिटल पर नहीं चलेगा? ये जो जितने बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर मानक के हॉस्टल है, क्या आप इसको बंद नहीं करेंगे? मैं हॉस्टल मालिक से आग्रह करूंगा, आप लाइसेंस ले लें। हम कहां आपका विरोधी है, आप करिए, लेकिन अपनी बेटी और बहनों के लिए आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए। और उस सीसीटीवी फुटेज को मैं माननीय गृह मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीसीटीवी फुटेज का जो आप लिंक है वो उनके मां बाप को दीजिए, ताकि अपने बेटी के बारे में वो हमेशा जाने, उनको जानकारी का हर कीमत पर नॉलेज में रहना चाहिए कि मेरी बेटी कब पढ़ रही है, कहां निकल रही है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप नहीं जानना चाहते हैं, ये कैसे होगा? हम बार बार आपसे कहते हैं, कई बार आप चंपा विश्वास के याद करिए, आईएएस की पत्नी का शोषण आप याद करिए। कई ऐसी नाबालिग लड़कियों के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। याद करिए पूर्व मंत्री वैशाली, उसकी कहानी को आप याद कीजिए। इस तरह दर्जनों दर्जन नेताओं की कुकर्म के बारे में मैंने आपसे कई बार कहा, मैंने चर्चा की। और फिर मैं आपसे एक बात और आज कहना चाहूंगा कि आप जरा इस बात को जरूर बताइए हमें कि क्या करना चाहिए और क्या होगा। बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूं अपनी बच्चियों के सवाल को लेकर, लेकिन जब मैं देखता हूं कि हम कैसे अपनी बच्ची को सुरक्षित, बच्ची को पढ़ना भी है, बच्ची को आगे भी बढ़ना है, मैं चाहूंगा कि हर कीमत पर बच्ची पर दबाव हमारे गार्जियन ना बनाए, उनको पारदर्शी करें। कैसे पारदर्शी करेंगे ये वो जाने, लेकिन मैं सीसीटीवी फुटेज को चाहूंगा हर हॉस्टल के मुंह पर लगाएं, उसके लिंक को मां बाप के साथ आप ये करें, ताकि मां बाप कभी भी अपने बच्ची को देख सकता हो हर परिस्थितियों में, कब वो निकल रही हैं, कब वो जा रही हैं। ये अविलंब आपको 15 दिनों के अंदर ये काम सभी हॉस्टल में करना चाहिए। हॉस्टल के पीछे भी आगे भी आपको ये लगाना चाहिए। हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में औरत और लड़कियों के अलावा किसी को प्रवेश करने का अधिकार ना हो, मालिक के बेटे को भी नहीं। वह बाहर ऑफिस रखे और उस ऑफिस के आगे पीछे सीसीटीवी फुटेज हो। ये कानून और नियम प्रबंधन करना होगा। लड़कियों की मोबाइल हर कीमत पर पिता के साथ, मां के साथ लिंकेज, हर परिस्थितियों। हमारी बच्ची को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब और लोअर मिडिल क्लास की बच्ची आती है तो उन्हें यह दिखाया जाता है कि पैसे कहां से लाओ, आगे कैसे बढ़ोगी, आगे कैसे पढ़ोगी। बच्ची पढ़ने के डर के कारण गलत संगत में पड़ता है, और वो हमारी बच्ची किसी कीमत पर गलत नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें प्रेम के ढांचे में लाकर उनसे गलत करवाया जाता है। बड़े बड़े घरानों की बच्ची हॉस्टल में ठहर जाती है, वो रूम भी लेके रह सकती है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, हमें बात करनी थी कि आप क्यों उनके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। एक, जबकि दवाई वाले ने सीधा इनकार कर दिया जहानाबाद में, आप बार बार इसे जहानाबाद ले जा रहे हैं। यदि मैं मान लूं जहानाबाद में मेडिकल खरीदा, मरा कहां, क्यों खरीदी, काहे खरीदा,
1 तारीख की पार्टियां से क्या संबंध थी? एक दोस्त ने इन्हें इस्तेमाल किया और बाद में कई रसूखदार के बेटों ने शोषण किया। क्या ये गलत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बार बार चैट को आप क्या दिखाना चाहते? किसको बचाना चाहते? कौन है वो 3 रसूखदार बेटा? मैं खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं रुपेश की लड़ाई अब लड़ूंगा। मैं बिहार के वासियों को आज बताना चाहता हूं, जो जो लोग रुपेश को बरबाए हैं, सबका नाम मैं जानता हूं। मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस केस को दबने भी नहीं दूंगा। एसआईटी भगवान नहीं है और ना सीबीआई भगवान है। एसआईटी ने लगभग केस को पर दबाने की कोशिश हुई है, जो पॉलिटिकलाइज हुआ है। और ये केस में चूंकि बड़े नेता और के बाल बच्चे हैं, इसीलिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही। लगातार इतने दिनों के अंदर आप डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़? आप अस्पताल, क्या कभी आपने सुना इतने दिनों तक थाना प्रभारी सस्पेंड ना हो, डिस्चार्ज ना हो? एएसपी साहब, आपका भविष्य बहुत लंबा है, आप अच्छा कर सकते हैं। क्या कारण है, किन कारणों से आप चुप हैं? कौन है ये विधायक जो डरा हुआ है? कौन है एक्स एमपी जो दिल्ली में आकर के डेरा डाल दिया, वो बिहार छोड़ दिया है? किसको बचाने के लिए? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व? मैं इसीलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि परिवार को तंग मत करिए और इस केस को गलत दिशा में मत ले जाइए। कभी आप कहते हैं सीसीटीवी फुटेज खत्म कर दिया दुकानदारों ने। बारे बा, उस दुकानदार को क्या पता था कि ये घटना घट जाएगी? कभी आप कहते हैं 90 पत्ता खरीद लिया, कभी आप कहते हैं 6 पत्ता कर लिया। ये 2 तरह के प्लांट क्यों करते हैं? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मनीष रंजन ने कहा मैं देहरादून में था। क्या वो देहरादून में था? अब झूठ कितना चाहिए? 5 माला 3 माला बिल्डिंग पर क्या होता था? 20 तारीख तक हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? सतीश कहां है? क्यों मारे गए? कौन कौन डोज दिया गया? और पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब फोर्सेबल लिख दिया है, तो फिर आप, जब वो बॉडी नहीं बची, तो आप किसको फिर से एम्स में क्या चाहते हैं? क्यों आप उसको, उस पोस्टमार्टम को, क्या जो डॉक्टर लिखा है उस पर एफआईआर होगा, वो गिरफ्तार होंगे, हो जाएंगे? और जो डॉक्टर फिर लिखेगा, वो आधार क्या होगा? आधार तो वही होगा जो बॉडी देख करके लिखा गया। तो फिर आप किसको मानेंगे? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप इस बच्ची का बलि का बकरा क्यों बना रहे? गलत हॉस्टल को क्यों बचा रहे? जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका बंद क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप पैसा खाते हैं? सारे पैसा आपके पास जाता है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं होने दूंगा। यदि हमारी बेटी को 28 तारीख के पहले न्याय नहीं मिला, मैं वादा करता हूं पप्पू यादव, मैं सदन में इन मुद्दों को सबसे पहला दिन, यह मुद्दा उठेगा, देश की बेटी बचाओ, तब जाकर के नारा दो। यह वादा करता हूं आप। बिहार की बेटी इतनी सस्ती देश की बेटी नहीं है। बारे बा, इसीलिए भगवान से डरिए, यदि भगवान को मानते हैं तो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मानता हूं भगवान को, लेकिन आपके तरह आडंबर और अंधविश्वास को, कर्मकांड को नहीं।
मैं फिर कह रहा हूं, बाबाओं को नहीं, ये रसूखदार लोग शंकराचार्य को पीटेंगे, ये बाबा को पीटेंगे, और हमें भी बाबा के बारे में कुछ गलत बाबा के बारे में बोल दिए। मैं बार बार कहता हूं, मेरा समर्पण है संत परमानंद जी के चरणों में, मेरा समर्पण है ओशो को, मेरा समर्पण है सुधांशु जी को। मैं संत की इज्जत करता, मैं रियल साधु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन नफरत और अहंकार में जीने वाले, रसूख में जीने वाले, लाखों करोड़ हजार करोड़ रुपया कमाने वाले बाबाओं के प्रति मेरा ना कोई दिलचस्पी है, ना कुछ सम्मान है, ना नेताओं को लेकर है। 2-3% नेता भी सही नहीं है, सब के सब कुकर्मी है। मैं बार बार कहता हूं, नेताओं से बचाइए, नागनाथ सांपनाथ से नहीं बचिए, नेता से समाज को, इंसान को और बेटियों को बचाइए। ये नरभक्षी है पदाधिकारी नेता। और मैं सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस क्रांति की मुहिम को लगातार चलाते रहिए, डरिए नहीं। बड़ी मीडिया बिक गई, बड़ी मीडिया बंद हो गई, बड़ी मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। आप मत रुकिए। सोशल मीडिया के नींव पर ही कुछ अच्छे व्यक्ति आज भी बिहार में जिंदा है, जिसके नींव पर यह आज जिंदा है, अन्यथा कब के दफन कर दिए होते। कहां चले गए वो रसूखदार नेता लोग? लंबी लंबी बात और परिवार को मोहरा बनाकर नेतागिरी करने वाले। बंद करो ढोंग, बंद करो ये नाटक। हिम्मत है तो लड़ो, इस्तेमाल मत करो परिवार का। और डीजी साहब, सम्राट बाबू, आग्रह है आपसे, प्लीज परिवार को तंग करना बंद कर दीजिए। और जो जो लोग इन्वॉल्व है उसको देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने लिखा उससे बात करिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य चीजों के लिए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होता है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो इस केस को रफा दफा करने के लिए आप दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी। थानेदार को सस्पेंड करिए, सतीश की गिरफ्तारी करिए, बुद्धा जो हॉस्पिटल है उसकी करिए, मनीष रंजन के पूरे जीवनी को खंगालिए। मनीष रंजन के साथ किन किन नेता, मंत्री, विधायक का बेटा रहता था उसको इस्तेमाल करिए, और इसको 1 तारीख से 6 तारीख के अंदर इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ 1 तारीख को आप उस कड़ी को देखिए। पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन, नंदन, सभी छात्रों को बधाई। इस बेटी की न्याय के लिए संकल्प लीजिए, सरस्वती वंदना के सामने इस लड़ाई को झुकने नहीं देंगे। नमस्कार।